गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स कनेक्ट यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी की तैयारी करवाता है। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए बहुत ही आसानी से। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में मेरे कुछ एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी में हर महीने शुरू होते रहते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। दो तरीके का प्लान है यहाँ पे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो प्लस यहाँ का रेगुलर कोर्स है यूपीएससी का। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, आपका टेस्ट सीरीज और एसए वगैरह की क्लास आपकी कंप्लीट होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस पे लाइव क्लासेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12वां महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है आपका 49,500, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट और फीस होगा आपका 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का यानी कि 2 साल का प्लान ले लेते हैं 72,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल पर 10% डिस्काउंट 64,800। वहीं अगर 36 महीने यानी 3 साल का प्लान आप लेते हैं प्लस का 90,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000। और दूसरा जो है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि प्लस वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पर्सनल कोच में मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का जो आपका प्लान है 69,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस होगा 62,550। वहीं अगर 24 महीने यानी 2 साल का अगर आप प्लान लेंगे तो 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। उसके अलावा ऑप्शनल का भी अब आप यहाँ पे अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो फीस है 27,500। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड है स्वदीप SWADEEP। 10% डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने का आपका ऑप्शनल का फीस हो जाएगा 24,750। अगर 24 महीने यानी 2 साल का अगर आप ऑप्शनल का लेते हैं 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये आपका ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें आपकी जो रैंकिंग आएगी वो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग आएगी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना है। ऐप पे जाएंगे तो वहां पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, यहीं पे जाएंगे तो आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको कोड मांगेगा, तो कोड आप डालेंगे स्वदीप SWADEEP, जो मेरा कोड है। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा और ये आप सबके लिए जो टेस्ट है वो फ्री में है। इसका आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। बस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप। एक टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, अगला होगा 20 दिसंबर सुबह 11 बजे यानी इस संडे को। हर 14 दिन पे होगा, अल्टरनेटिव संडेज पे। ठीक है, संडे संडे होगा लेकिन 14 दिन पे। इस पे आपको 45 मिनट का सेक्शन होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो टेस्ट है वो 13 होंगे। यानी जो पहला टेस्ट है वो आपका 6 दिसंबर को हो चुका है सुबह 11 बजे। दूसरा जो टेस्ट है वो होगा अब 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे। तकरीबन 780 या 800 क्वेश्चन के आसपास। इसमें 60 क्वेश्चन है तो 780 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 6 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे जहां से यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और अल्टरनेटिव संडेज पे होगा, जैसे मैंने बताया हर 14 दिन पे संडे टू संडे। इसमें जो फर्स्ट आएंगे, जब पूरा ओवरऑल रैंकिंग आ जाएगी टेस्ट फिनिश होने के बाद, फर्स्ट प्राइज पे एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड रैंक वाले को एप्पल एयरपोर्ट, और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा। और इसमें ये सारी चीजें तो है ही हैं, इसके साथ इसमें सीखने को बहुत कुछ भी मिलेगा आपको। ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे इस क्लास में।
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। और इसमें मैं आपको पढ़ाता क्या हूं, ये देखिए। डेली न्यूज यानी कुछ खबरें जो रोज की, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, महत्वपूर्ण आलेख वो भी हिंदी में, और राज्यसभा और लोकसभा टीवी के डिबेट भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा अगस्त से लेकर के। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो भी हिंदी में मैं आप लोगों को एक एक करके, एक एक दो दो पर डे लेकर के आऊंगा। तो ये सारी चीजें इसमें चलेंगी। चलिए तो आज हम लोग अपना देखते हैं पहले डेली न्यूज। डेली न्यूज में आपके लिए क्या क्या खबरें लेकर के आया हूँ। पहला है विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य के बारे में। दूसरी है शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तीसरा है शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास। और चौथा है HD 106906B ग्रह और प्लेनेट 9 के बारे में। ये चार खबर मैं आपके लिए डेली न्यूज में लेकर के आया हूं। तो पढ़ते हैं क्या क्या खबरें हैं। पहला जो टॉपिक है वो है विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य के बारे में। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, आप इनको देख ले लीजिए। ये इनका इमेज है। क्या कह रहा है, इनकी अभी 13 दिसंबर को मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। क्या कह रहा है कि 13 दिसंबर, एक मिनट जरा मैं हाइलाइटर बदल लूं। क्या कह रहा है, विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य कि 13 दिसंबर 2020 को संस्कृत के प्रख्यात विद्वान विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 13 दिसंबर इनका निधन हुआ है। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे ये। माधव विचारधारा के प्रचारक और बेहतरीन वक्ता थे। विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य को वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और गोविंदाचार्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों के अच्छे जानकार भी थे। क्लियर? आगे देखिए। इन्होंने क्या है, विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य ने वेदों पे इन्होंने सूक्त लिखा है। उपनिषद, शतरुद्री, ब्रह्म सूत्र भाष्य और गीता भाष्य आदि पर टीका लिखने के साथ साथ, टीका यानी उनका शॉर्ट नोट्स, आप ये समझिए। ठीक है, टीका लिखने के साथ साथ तकरीबन 150 पुस्तकें लिखी हैं और कई ग्रंथों का संस्कृत से कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी किया है। ठीक है, और गोविंदाचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथों में बाण भट्ट का उपन्यास कादम्बरी, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और शूद्रक रचित मृक्ष कटिकम आदि है। इनका इन्होंने कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी किया है। और भागवत चिंतन में अग्रणी विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य ने भागवत और अन्य पुराणों के दार्शनिक अर्थ पर कई टीके लिखे थे। और गोविंदाचार्य वर्ष 1979 में अमेरिका के प्रिंसटन में धर्म और शांति पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। ठीक, तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या कह रहा है इसमें। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक इंटरनेशनल प्राइज किया गया है कि किसके नाम पर, शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक इंटरनेशनल प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा क्या है, ध्यान में रखिए कि किसने किया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को ने बांग्लादेश के संस्थापक नेता, ये बांग्लादेश के संस्थापक थे और प्रथम राष्ट्रपति थे वहां के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनका पूरा नाम बंगबंधु, इनको उपाधि मिली थी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के संस्थापक थे और वहां के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनको, इनके नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इनके नाम पर एक इंटरनेशनल प्राइज दिया जाएगा। अब यूनेस्को ने घोषणा किया है और किस पे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने। आगे देखिए, नवंबर 2021 से शुरू होने वाला, ये नवंबर से शुरू होगा 2021 में। ठीक है, $50,000 का यह पुरस्कार है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रचनात्मक वैश्विक आर्थिक पहलों के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पे ये पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार में $50,000 दिए जाएंगे। ठीक है, $50,000। और यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष पे होगा। 2021 से शुरू होगा, नवंबर से। और किसमें, आर्थिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो रचनात्मक कार्य करेंगे, उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उनको दिया जाएगा। और यूनेस्को के मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रचनात्मक उद्यमिता के विकास में सर्वोत्तम प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हुए एक ज्ञान साझाकरण तंत्र भी विकसित करेगा।
यूनेस्को के मुताबिक कि यह जो इंटरनेशनल प्राइज है, ये रचनात्मक उद्यमिता के विकास में सर्वोच्च प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हुए ज्ञान साझाकरण आर्थिक मुद्दे पे, ठीक। और ज्ञात हो कि यूनेस्को ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। और ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, यूनेस्को ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। आगे क्या कह रहा है इनके बारे में? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लोगों और संगठनों के नाम पर यूनेस्को के कुल 23 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। यूनेस्को टोटल 23 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देता है, किसमें? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के नाम पे और संगठनों के नाम पे, ठीक है ना। और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक थे और वे बांग्लादेश के लोगों के बीच बंग बंधु के रूप में लोकप्रिय थे। बंग बंधु का शाब्दिक अर्थ है बंगाल का मित्र, क्लियर। और पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास। ये शाहीन वायुसेना अभ्यास का नाम है। संयुक्त वायुसेना का अभ्यास है किसके बीच? पाकिस्तान और चीन के बीच। पाकिस्तान और चीन की जो वायुसेना है उनका संयुक्त अभ्यास का नाम है शाहीन। आगे देखिए इसके बारे में क्या क्या चीजें। हाल ही में पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाओं के बीच सिंध प्रांत के भुलारी में स्थित पाकिस्तान वायुसेना PAF के नवीन एयरबेस में शाहीन 9 संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। शाहीन नाम है, ये 9वां अभ्यास है, इसलिए इसका नाम शाहीन 9 रखा गया है। और इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक इस संयुक्त वायुसेना अभ्यास से युद्ध प्रशिक्षण के स्तर में सुधार आएगा और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में सहयोग में भी बढ़ोतरी होगी। चीन और पाकिस्तान का है, ध्यान में रखेंगे। शाहीन 9 चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं के बीच में आयोजित होने वाले संयुक्त वायुसेना अभ्यासों की श्रृंखला में 9वां अभ्यास है, जो कि दोनों देशों के बीच प्रत्येक वर्ष होता है, वैकल्पिक आधार पर आयोजित किया जाता है। और शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा HD 106906b, एक ग्रह और प्लेनेट 9 की बात कर रहा है। क्यों चर्चा में है, ध्यान से देखिए। ये ग्रह और प्लेनेट 9 क्या कह रहा है? खगोलविदों ने 336 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह जिसका नाम है HD 106906b के कुछ विशिष्ट लक्षणों का पता लगाया है। कौन? खगोल शास्त्रियों ने, खगोलविदों ने, जो कि हमारे सौर मंडल के एक ग्रह प्लेनेट 9 से मेल खाते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह है जिसका नाम है प्लेनेट 9, उससे मेल खाता हुआ एक और ग्रह है जिसका नाम है HD 106906b। ये खगोलविदों ने ये 336 प्रकाश वर्ष दूर है, तो ये पता लगाया। आगे में देखिए, असल में HD 106906b कोई नई खोज नहीं है, बल्कि इसे सर्वप्रथम वर्ष 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था। और हालांकि उस समय इसे ग्रह की मान्यता नहीं दी गई थी, और अब वैज्ञानिकों ने बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस ग्रह की कक्षा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की सटीक गणना भी की है। क्लियर? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस रहस्यमय ग्रह की कुछ विशेषताएं प्लेनेट 9 से मिलती हैं। HD 106906b है, इसकी जो विशेषताएं है ये किससे? प्लेनेट 9 से मिलती है। आगे देखिए, प्लेनेट 9 हमारे सौर मंडल का एक काल्पनिक ग्रह है। यद्यपि इस ग्रह को अभी तक खोजा नहीं जा सका है, किंतु कई शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इस काल्पनिक ग्रह का पूर्वानुमान बताया। इसकी खोज नहीं हुई है प्लेनेट 9 की, काल्पनिक है। लोग कहते हैं इस टाइप का एक ग्रह है, और अनुमान के मुताबिक यदि यह ग्रह असल में मौजूद है तो यह पृथ्वी की तुलना में 10 गुना बड़ा है। प्लेनेट 9 को लेकर खगोलविदों का पूर्वानुमान सौर मंडल में विभिन्न वस्तुओं के अजीब व्यवहार और विषम संरेखण के कारण उत्पन्न हुआ है, और खगोलविदों का मानना है यह सब प्लेनेट 9 के प्रभाव से ही हो रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे।
अब कुछ आर्टिकल हम लोग देखेंगे हिंदी में, एक एक करते हुए क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो भी हिंदी में। आज 4 एडिटोरियल हैं। क्या क्या? मिरिस्टिका स्वैम्प टी फ्रॉग, ठीक है, एक ट्री फ्रॉग है जो पेड़ पे बैठता है। ये सोर्स है द हिंदू, ये द हिंदू का आर्टिकल है, जीव विज्ञान और पर्यावरण का मुद्दा है, ठीक है। केरला में पाया गया है एक मेढक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा है सैन इस्रिडो आंदोलन, क्यूबा, क्यूबा में एक आंदोलन हुआ है, सोर्स इंडियन एक्सप्रेस, मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। तीसरा है बाल विवाह और महामारी, सोर्स है द हिंदू का आर्टिकल, मुद्दा है सामाजिक न्याय का। चौथा आर्टिकल है इजराइल भूटान संबंध, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और मुद्दा है आईआर का, अंतरराष्ट्रीय संबंध का। क्लियर? तो आइए एक एक करके आर्टिकल देखते हुए चलते, इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है। पहला आर्टिकल है हमारा मिरिस्टिगा ट्री फ्रॉग, मिरिस्टिगा स्वैम्प ट्री फ्रॉग के बारे में। ये जो मेढक है आप इमेज में देख रहे होंगे, यही है वो, ये पेड़ों पे रहता है इसलिए इसको ट्री फ्रॉग कहा जाता है और अभी केरला में इसकी खोज हुई है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए। ये आर्टिकल है आपका द हिंदू का, द हिंदू का आर्टिकल है और आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जीव विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। आगे देखिए क्या क्या पॉइंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। कि हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले में, कहां पे? केरल में एक जिला है त्रिशूर, यहां पे पहली बार मिस्टेरिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को देखा गया है। क्या नाम है? मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को पहली बार देखा गया है केरल के त्रिशूर जिले में। ये जो मेढक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मर्कुराना मिरिस्टिका पालुट्रिस, इसका साइंटिफिक नेम मर्कुराना मिरिस्टिका पालुस्ट्रिस। ये जो मिरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग है इसका साइंटिफिक नेम। इसके विषय में कुछ बातों को जानिए। यह पश्चिमी घाट का स्थानिक है। ये कहां पाया जाता है मूल रूप से? यह मूल रूप से पाया जाता है वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे। यह दुर्लभ वानस्पतिक प्रजाति है, यानी पेड़ों के बीच में या उसके अंदर रहने वाली यह प्रजाति है, इसलिए ये वानस्पतिक प्रजाति है, ठीक है, अर्बोरिया। और ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए ही सक्रिय रहते हैं। जब इसका प्रजनन का इनका मौसम आता है तो ये कुछ हफ्तों के दौरान ही एक्टिव रहते हैं। आगे देखिए अद्वितीय प्रजनन व्यवहार के बारे में, जो इनका प्रजनन का व्यवहार है इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि अन्य मेढकों के विपरीत इनका प्रजनन मौसम मानसून से पहले मई में शुरू हो जाता है। अन्य मेढकों के विपरीत, अन्य मेढक जो है उनका मानसून में प्रजनन होता है, लेकिन इनका मानसून से पहले मई में ही शुरू हो जाता है और मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने के पूर्व ही जून में समाप्त भी हो जाता है। प्रजनन मौसम की समाप्ति से पहले मादा और नर मेढक एक साथ वन भूमि पर उतरते हैं समाप्ति से पहले, और मादा मिट्टी खोदती है और उथले कीचड़ में अंडे देती है और प्रजनन या अंडे देने के बाद वे पेड़ की ऊंची कैनोपियों में वापस आ जाते हैं और अगले प्रजनन के मौसम तक ये वहीं पर पेड़ों पर ही रहते हैं, इसीलिए इनको ट्री फ्रॉग कहा जाता है। और केवल प्रजनन करने के दौरान ही धरती पर उतरते हैं, मानसून आने के पहले और मानसून समाप्त होने के बीच में, ठीक। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें कि अन्य मेढकों के विपरीत, अच्छा ये सेम वही दोबारा आ गया, इसको हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, ये सेम वही वाला आ गया, इसको हटा दीजिएगा। अगला देखिए और क्या कह रहा है इसके बारे में कि मिरिस्टिका स्वयं, अब इस मेढक के बारे में जान ले लीजिए मिरिस्टिका स्वयं के बारे में। क्या कह रहा है कि मिरिस्टिका स्वयं उष्णकटिबंधीय जंगलों में मीठे पानी का दलदली क्षेत्र होता है जिसमें मिस्ट्रिका पेड़ों की बहुलता होती है और इन्हीं पेड़ों पर यह मेढक रहता है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है, ठीक। और मिस्ट्रिका के पेड़ पृथ्वी पर पाए जाने वाले फूलों के पौधों में सबसे आदिम है, मतलब बहुत पुराने हैं। और इन सदाबहार और जल सहिष्णु पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जो इनको स्थूल, काली तथा गीली जड़ों मिट्टी में खड़े रहने में मदद करती है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले फूलों के पौधे, जिन पौधों पे फूल बहुत ज्यादा उगते हैं, ये उस टाइप की बहुत आदिम टाइप की ये पौधे हैं।
और ये पेड़ अपने बंद कैनोपी की वजह से काफी घने जंगल का निर्माण भी करते हैं। आगे देखिए इसके बारे में, यह दलदल और आमतौर पर घाटियों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण मानसूनी बारिश के दौरान वहां बाढ़ का खतरा भी रहता है। इन पेड़ों के बारे में महत्व क्या है, अनुसंधान और अध्ययन क्या कह रहा है महत्व में, कि इन दलदलों को प्राचीन जीवन के जीवित संग्रहालयों के रूप में माना जाता है, जो पौधों के विकास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। और चरम घटनाओं की जांच, कि इन दलदलों की उच्च जल विभाजक क्षमता वाटर शेड वैल्यू होती है, यानी मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के मौसम में यहाँ पे बाढ़ और कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और बाकी वर्ष यहाँ पे बाकी शेष वर्ष में सूखा रहता है। निवास स्थान इन मेढकों के बारे में, यह जो उभयचर सरीसृप और स्तनधारियों सहित अकेसरुकी और कशेरुक प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिए निवास स्थान भी प्राप्त करवाता है, जो मिरिस्टिका स्वयं पौधा है या जो इनके जंगल है। अनुमान है कि संपूर्ण केरल की आर्द्र भूमियों में 23% तितलियां, 50% से अधिक उभयचर और 20% से अधिक सरीसृप तथा पंछी रहते हैं। कार्बन पृथक्करण के बारे में क्या इसका महत्व इस पौधे का, इसमें गैर दलदली वनों की तुलना में कार्बन को स्टोर करने की अधिक क्षमता होती है, और एक कार्बन सिंक के रूप में कार्य भी करते हैं, और कृषि, वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, ये देखिए। अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी घाट के दलदली क्षेत्र में पतली टहनियों वाली झाड़ियों और घासों का अतिक्रमण है, और अब देश में इस दलदल का क्षेत्र 200 हेक्टेयर से भी कम बचा हुआ है, और पश्चिमी घाट के मिरिस्टिका स्वयं खंडित स्वरूप में है। इसके निवास स्थल का एक बड़ा हिस्सा केरल में भी है, और पिछले 18,000 से 50,000 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप यानी कर्नाटक और गोवा के कुछ भागों को छोड़ करके यह असाधारण आर्द्र भूमि लगभग अब गायब हो गई है। सोर्स था इसका द हिंदू, ध्यान से रखेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आर्टिकल था। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है सैन इस्रीडो आंदोलन, क्यूबा का है आंदोलन, AIR का आपका मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशन का, और आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो देखिए क्यूबा का ये जो आंदोलन है इसके बारे में क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हुए चलिए। सैन इसिड्रो आंदोलन की यानी सैन इसिड्रो मूवमेंट MSI की शुरुआत 2 वर्ष पूर्व हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत 2 वर्ष पहले हुई है, और अब यह राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगह क्यूबा के असंतुष्टों के लिए एक मंच भी बन गया है। 2 वर्ष पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है ये पहले जानिए। सैन इसिड्रो आंदोलन डिक्री 349 के माध्यम से कलात्मक कार्यों को लेकर राज्य सेंसरशिप का विरोध करने के लिए 2 वर्ष पहले वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ये वहां पे क्यूबा में क्या है कि जो सेंसर बोर्ड है, क्यूबा का जो सेंसर बोर्ड है उसके विरोध में जो वहां के कलात्मक कार्य हैं उनको लेकर के किया गया था ये डिक्री 349। वह डिक्री 349 क्या है ये देखिए। डिक्री 349 एक ऐसा कानून है जो क्यूबा की सरकार को ऐसी सांस्कृतिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए शक्तियां देता है जिसे उसने मंजूरी नहीं दी है। ऐसी सांस्कृतिक कार्य जिसकी मंजूरी नहीं है सेंसर बोर्ड के द्वारा, और वो अगर मतलब वैसे कार्य अगर कलात्मक कार्य किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही हैं, तो उनके लिए एक कानून है। और इस डिक्री के खिलाफ विरोध के लिए कलाकार, कवि, पत्रकार और कार्यकर्ता सैन इसिड्रो में एकत्र हुए, और यह एक श्वेत बहुमत वाला इलाका है और जो हवाना के सबसे गरीब और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें वर्तमान स्थिति का क्या कारण है, वर्तमान स्थिति का कारण क्या है। 2 साल से विरोध चल रहा है। MSI के एक एफ्रो क्यूबन सदस्य रैपर डेनिस सोलिस को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद क्यूबा में व्यापक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की स्थिति बन गई है। अभी वर्तमान यही स्थिति है, इसीलिए आर्टिकल आया हुआ है। वैश्विक परिदृश्य पे क्या है ये देखिए इसके बारे में, कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने
क्यूबा में मानवाधिकार को लेकर के चिंता जाहिर की है। ठीक, और कई देशों में क्यूबा के प्रवासियों ने आंदोलन के समर्थन में रैलियां भी निकाली हैं। क्लियर? आगे देखिए, क्यूबा सरकार का रुख क्या है इस पे, क्यूबा की गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। क्यूबा सरकार का आरोप है यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित है, यानी अमेरिका पैसे दे दे करके यह आंदोलन करा रहा है और इसका उपयोग राज्य की कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, इस एक क्यूबा सरकार ऐसा कह रही है। भारत और क्यूबा के संबंधों को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये है, क्योंकि आईआर का मुद्दा है तो ये जानना जरूरी है। भारत और क्यूबा का क्या संबंध है। क्यूबा के साथ भारत घनिष्ठ, मधुर और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है और दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य भी हैं। और वर्ष 1959 में क्यूबा अर्जेंटीना के गुरिल्ला कमांडर अर्नेस्टो चे गुवेरा ने भारत का राजनयिक दौरा किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया था 1959 में। और वर्ष 2019 में भारत ने क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ में पेश किए गए प्रस्तावों का समर्थन भी किया था। और वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा के दौरान भारत और क्यूबा जैव प्रौद्योगिकी, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमत हुए थे। तो यह आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस का है, ध्यान में इसको रखिएगा, आईआर का। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये है बाल विवाह और महामारी। ठीक है, ये भी आपका ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का, और ये भी आर्टिकल आपका है द हिंदू का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बाल विवाह और महामारी, अभी भी बाल विवाह की स्थिति है देश में, भारत में बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह होते हैं। तो ये जो महामारी के दौरान या क्या क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे में भी काम आएगा आप लोगों के। कि चाइल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी और उसके कारण लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के नए कारक साबित हुए हैं। क्या कह रहा है, चाइल्ड लाइन इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, अभी आगे देखेंगे हम लोग चाइल्ड लाइन इंडिया क्या है इसके बारे में भी। इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है कि महामारी यानी जो कोविड-19 की बात कर रहा है कि कोविड-19 और उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, उसके दौरान मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे बाल विवाह के नए कारण अभी सामने आए हैं। क्या हुआ देखते हुए चलिए, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है। चाइल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, जो चाइल्ड लाइन इंडिया ने रिपोर्ट लाया इसका निष्कर्ष क्या है, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश में नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच बाल विवाह के 46 मामले दर्ज किए गए थे, नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में, जबकि अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच तक देशव्यापी लॉकडाउन में केवल 3 महीनों में यह आंकड़ा 117 पहुंच गया है। ठीक है, 3 महीनों में, और नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में 46, और मार्च के बाद से लॉकडाउन लगा, तो उस समय लॉकडाउन की जो स्थिति थी अप्रैल से लेकर के जून तक के बीच में, उसमें यहाँ पे क्या है कि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 177 पहुंच गया, किसका, बाल विवाह का। आगे देखिए, मार्च 2020 से जून 2020 के बीच लॉकडाउन के पहले 4 महीनों में समग्र भारत में बाल विवाह के कुल 5214 मामले दर्ज हुए थे पूरे भारत में, और 117 मध्य प्रदेश का था। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें कि कारण क्या है इसका, इस बाल विवाह का कारण क्या है। आयु घटक, आयु घटक में क्या, ये देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। एक आयु का मुद्दा भी है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो केवल 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा के लिए अनिवार्य करता है। और शोध से ज्ञात होता है यदि किसी बच्चे को 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ना पड़ता है तो कम उम्र में उसकी शादी होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, क्योंकि ऐसे जगहों पे जो ग्रामीण परिवेश के अगर उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, जो शिक्षा का अधिकार एक्ट है, अधिनियम है, इसके द्वारा मात्र 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है भारत में। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई विवश है आगे नहीं पढ़ाने को, कोई स्कूल छोड़ देता है, तो 15 वर्ष की आयु में फिर
जो ग्रामीण परिवेश का जो बैकवर्ड एरियाज इंडिया में, वहां पे फिर विवाह कर दिया जाता है, मतलब संभावना काफी प्रबल हो जाती है। और कम आयु की लड़कियों के लिए लड़कों की तुलना में बाल विवाह का खतरा अधिक होता है। लड़कों की तुलना में जो लड़कियां हैं कम आयु की, उनके बाल विवाह का खतरा ज्यादा होता है। और सुरक्षा की भावना क्या है, ये देखिए कारण में कि भारत की कानून व्यवस्था अभी भी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण कई माता पिता कम उम्र में ही अपनी लड़की की शादी करवा देते हैं। ठीक है। और शिक्षा का अभाव, लड़कियों को प्रायः सीमित आर्थिक भूमिका में देखा जाता है और महिलाओं का काम घर तक ही सीमित रहता है और उसे भी कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। तो ये सब कारण है बाल विवाह का, उसकी शिकार ज्यादातर लड़कियां ही होती है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। और इसके अलावा दहेज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस तथ्य के बावजूद भी कि भारत में दहेज को 5 दशक पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया है और दूल्हे और या उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग करना फिर भी एक आम प्रथा बनी हुई है। प्रतिबंधित है फिर भी पढ़े लिखे लोग तक में ये चीजें होती हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे और क्या कह रहा है, जो मेन मुद्दा है कि महामारी के दौरान बाल विवाह में वृद्धि क्यों हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाह में वृद्धि क्यों, ये पढ़िए कि महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट ने गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों, खास तौर पर लड़कियों का विवाह जल्द से जल्द करने के लिए मजबूर कर दिया है। महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट ने, जो गरीब अभिभावक है, गरीब माता पिता जो है, खास तौर से अपने लड़कियों का विवाह करने के लिए कि जल्द से जल्द कर दें। आगे क्या होगा कौन जाने। और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों और उसमें मुख्यतः लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उनके विरुद्ध हिंसा और बाल विवाह का एक प्रमुख कारण बना है। ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा कि बाल विवाह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या HIV जैसे यौन संचालित संक्रमणों की उच्च दर से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह जो है वो HIV जैसे यौन संचालित संक्रमणों की के दर से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। बाल विवाह प्रजनन क्षमता को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। ठीक है। अगर बाल विवाह हो गया तो फिर प्रजनन संख्या उससे ज्यादा होती, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा गुणवत्ता परक न हो और रोजगार के अगर अवसर सीमित हो और स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हो तो अत्यधिक आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति हुई, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अगर नहीं हुई, रोजगार के अवसर ऐसे ही सीमित रहे और स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के अच्छे साधन अगर उपलब्ध न हुए तो अत्यधिक आबादी एक अभिशाप का रूप ले लेगी भारत में। और माहौल वैसा ही चल रहा है। और कम आयु में विवाह करने वाले बच्चे प्रायः विवाह के दायित्वों को समझने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण प्रायः परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय का भी अभाव देखा जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। इसका प्रभाव जो बाल वधू बनती हैं, जो लड़कियां कम उम्र में विवाह हो जाती है, बाल वधू पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उनके अधिकारों का हनन होता है। कैसे? कम आयु में विवाह करने से लड़कियां अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। ठीक है। और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRC में उल्लिखित बुनियादी अधिकारों में क्या शिक्षा का अधिकार और दुष्कर्म तथा यौन शोषण जैसे मानसिक अथवा शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल है, और उससे वो लोग वंचित हो जाती हैं। आगे देखिए और क्या प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है बाल वधू पर। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण प्रायः बाल वधुओं को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है, और ऐसा माना जाता है कि यदि घर की महिला शिक्षित होती है तो वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, किंतु वह अशिक्षित है तो उसके बच्चों को भी शिक्षा प्राप्ति के अवसर कम ही मिलते हैं। और महिला सशक्तिकरण में बाधा भी है कि चूंकि बाल वधू अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम नहीं होती तो वह प्रायः परिवार के अन्य सदस्यों पर ही आश्रित रहती है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। आगे देखिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी बाल वधू पे क्या प्रभाव पड़ता है कि बाल विवाह का बाल वधुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे न तो शारीरिक रूप से और न ही मानसिक रूप से किसी की पत्नी अथवा किसी की माता बनने के लिए
तैयार होती है, बचपन में ही हो जाता है विवाह। तो ये सारी समस्याएं हैं, इससे आपको ऐसे लिखने पे भी आएगा यूपीएससी में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शोध के मुताबिक 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में मातृ मृत्यु दर का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है। अगर 15 वर्ष में विवाह हो गया और उनको माता बनने की नौबत आ गई तो फिर मृत्यु, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये। इसके अलावा बाल बधुओं पर हृदयाघात, हार्ट अटैक, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर और स्ट्रोक आदि का खतरा फिर 23% अधिक होता है, और साथ ही वे मानसिक विकारों के प्रति भी काफी संवेदनशील हो जाती हैं। बाल विवाह रोकने के हेतु सरकार के भी प्रयास हैं। क्या प्रयास है सरकार के बाल विवाह को रोकने के लिए? कि वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करता। 1929 में ही बाल विवाह अधिनियम बना था जो इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद भी आंकड़ा है कोविड-19 महामारी के दौरान, ध्यान में रखेंगे 5000 से भी ऊपर आंकड़ा है पूरे भारत में, और अकेले मध्य प्रदेश में 117 मामले जो दर्ज किए गए, जो नहीं दर्ज है वो तो सोचो अलग। और विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कम से 18 महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की कमियों को दूर करने के लिए फिर लागू किया गया था। जो 1929 का अधिनियम था उसमें जो आयु की सीमा थी, इन सब चीजों को बढ़ाया गया और भी जो सुधार किया गया तो वो 2006 में किया गया। क्लियर? ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या प्रयास है सरकार के? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है, ठीक। और यह समिति गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात मां और बच्चे के चिकित्सकीय स्वास्थ्य और पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्व के सहसंबंध की जांच करेगी। और यह समिति जया जेटली की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति का कार्य है। और बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य 5 जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है उसका हिस्सा है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना, और यह लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने से भी संबंधित है। क्लियर? आगे देखिए। अभी ये जो चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के बारे में हमने पढ़ा था, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन क्या है ये देखिए। यह भारत में एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है जो बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन नामक एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी संचालित करता है। और यह भारत में बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है जो 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और चाइल्ड लाइन फाउंडेशन 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। और यह गैर सरकारी संगठन मुख्य तौर पर गरीब वर्ग के बच्चों और लड़कियों के हित में कार्य करता है। और यह बच्चों की सुरक्षा में शामिल एजेंसियों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। यह आर्टिकल था आपका द हिंदू का, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है आईआर का, यह है आपका इजराइल भूटान संबंध के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंध का ये आर्टिकल है। आईआर का मुद्दा ध्यान से पढ़िए। इजराइल भूटान के संबंध में इसमें भारत का क्या रूप, क्या क्या बातें हुई, ध्यान से देखिए चर्चा में क्यों है। कि हाल ही में इजराइल ने भूटान के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए, अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। किसने? इजराइल ने भूटान के साथ। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है इसमें कि अभी हाल ही में इजराइल और भूटान ने आपस में कुछ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। क्या? दोनों देशों के बीच संबंधों में यह प्रगति संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और मोरक्को द्वारा आपसी संबंध सामान्य करने की सहमति के 2 दिन बाद सामने आई है। दोनों देशों के बीच यह प्रगति कब? अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और मोरक्को के द्वारा अपने संबंधों को सामान्य करने के बाद 2 दिन। अभी आगे देखेंगे क्या क्या। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन जो अब्राहम समझौता है यूएई और बहरीन के बीच, और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और सूडान और मोरक्को, ये 4 जो अरबी देश है इसने इजराइल के साथ अपनी शत्रुता को समाप्त करके
शांति के लिए कदम बढ़ाए हैं। ठीक है, और बहरीन और इजराइल का जो समझौता है उसको अब्राहम समझौता क्या कहते हैं, आगे देखिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इस संबंध की, इजराइल और भूटान के संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इजराइल ने वर्ष 1982 से भूटान के मानव संसाधन विकास का समर्थन किया है और विशेष रूप से कृषि विकास के क्षेत्र में, जिसके चलते भूटान के सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, 1982 से ही इजराइल ने भूटान के साथ मानव संसाधन विकास का समर्थन, ठीक, और औपचारिक संबंधों की कमी के बावजूद दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को कायम भी रखा है। और इजराइल ने वर्ष 2010 में भूटान में एक अल्पकालिक अनिवासी राजदूत की नियुक्ति भी की थी। और इजराइल की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने 2013 से अब तक भूटान के सैकड़ों युवाओं को भी प्रशिक्षित किया है। ठीक है, और नवीनतम विकास क्या हुआ इनके बीच में कि दोनों देशों ने एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया है और विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है, अभी जो नया हुआ है। यद्यपि दोनों पक्ष थिम्पू यानी जो भूटान की राजधानी है और तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है में अपने दूतावास स्थापित नहीं करेंगे, तथापि दिल्ली स्थित अपने मिशनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इजराइल और भूटान एक दूसरे के देश में राजधानी में अपने दूतावास नहीं स्थापित होंगे, इनके दिल्ली में स्थित जो इनके मिशन माध्यम है उसके द्वारा ये लोग आपसी कार्रवाई करेंगे। उसका महत्व क्या है, क्या है महत्व कि राजनयिक संबंधों की स्थापना से जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, कृषि विज्ञान और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु नए मार्ग प्रशस्त होंगे, खुलेंगे इजराइल और भूटान के बीच। उदाहरण के लिए भूटान पर्यटन के लिए बाहरी लोगों की संख्या को सीमित करता है, लेकिन अब इजराइल के पर्यटकों के लिए इसके मार्ग खुले रहेंगे। ये रहा भूटान। और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा पर्यटन के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती भी मिलेगी। भूटान के विदेश संबंध क्या क्या है, भारत की क्या भूमिका है इसमें, ये भी देखिए। भूटान के विदेश संबंध, भारत की भूमिका क्या है। भूटान के अब तक के विदेशी संबंधों का आधार अधिकांशतः भारत का मार्गदर्शन रहा है और उल्लेखनीय है कि भारत तथा भूटान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 में ही हो गई थी और भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि के द्वारा की गई थी। और देखिए, और इसमें क्या कह रहा है कि संधि के अनुच्छेद 2 ने, जो संधि हुई थी भारत और भूटान की, उसका जो अनुच्छेद 2 है उसने भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शन करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की थी। इसलिए वर्ष 2007 में इस संधि में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे और जो परिवर्तन के बाद नई संधि बनी थी 2007 में, उसमें भूटान तब तक हथियारों का आयात कर सकता है जब तक इससे भारतीय हितों को क्षति न पहुंचे और सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा इन हथियारों का पुनः निर्यात न किया जाए। और वर्ष 1971 में यह यूएन का सदस्य बना था, कौन, भूटान, यूनाइटेड नेशन का 1971 में। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी के साथ भी इसके राजनयिक संबंध नहीं है। ठीक, और क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 तक भूटान के औपचारिक संबंध केवल विश्व के 22 देशों के साथ थे 2007 तक, लेकिन वर्ष 2008 के चुनाव के बाद भूटान की सरकार ने 5 वर्षों में 31 देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने राजनयिक संबंधों में तेजी से वृद्धि की है और वर्तमान में लगभग 53 देशों और यूरोपीय संघ के साथ भूटान के राजनयिक संबंध है और हाल ही में भूटान ने जर्मनी के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस का था, तो ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अपना राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का जो डिबेट मैंने आप लोगों को वादा किया पढ़ाने का, तो पर डे 1 या 2 मैं लेकर के आऊंगा, अभी एक एक लेकर के चलते हैं। और ये है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का डिबेट जो कि इस चैनल पे इंग्लिश में आता है। इसका मैटर में लेकिन आप लोगों को लेकर के हिंदी में आता हूँ और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि अगस्त से लेकर के अभी तक मैं आप लोगों को कंटिन्यू कराता जाऊंगा एक एक करके। आज का जो मैटर है वो 12 अक्टूबर 2020 का डिबेट है जो राज्यसभा टीवी पे आया था, उसका आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में मैटर लेकर के आया हूँ। टॉपिक है सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि की, और ये आईआर का ये भी मुद्दा है, इंटरनेशनल संबंध का, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगापुर इंटरनेशनल
मध्यस्थता संधि के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि के बारे में क्या कह रहा है 12 अक्टूबर का डिबेट। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलिए क्या कह रहा है, इसका संदर्भ क्या है। तो पहले ये देखिए, जो सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि है, इसका संदर्भ क्या है ये देखिए। हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट विवादों के समाधान हेतु सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि को लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। और यह संधि हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच आपसी, व्यवसायिक और बड़े कारपोरेट विवादों को निपटाने में मध्यस्थता का प्रभावी ढांचा भी उपलब्ध कराएगी। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट विवादों के माध्यम के समाधान हेतु सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संधि, कारपोरेट विवादों के, कारपोरेट सेक्टर के जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए, ठीक है। और यह जो संधि है, जो भी हस्ताक्षरकर्ता देश है ये सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संधि के, उनके आपसी जो भी व्यवसायिक और कारपोरेट मामले हैं उनको निपटाने का यहाँ पे एक प्रभावी ढांचा होगा। और 1 सितंबर 2020 तक इस संधि पर विश्व के 53 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके थे, ठीक है, 1 सितंबर 2020 तक, जिनमें भारत, अमेरिका और चीन भी शामिल है इन 53 देशों में। आगे देखिए, इसे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन या अंतरराष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि है, इसको सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, UNISA, अंतरराष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि ये कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि ऐसे वैश्विक ढांचे की स्थापना करना जिससे व्यवसायों को अदालत में जाने के बजाय आपसी मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटारा किया जाए। इसका उद्देश्य है, ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के द्वारा कि वैश्विक स्तर पे जो भी कारपोरेट मामले के विवाद है वो अदालत में जाने की बजाय आपसी में मध्यस्थता के द्वारा ही इनका निपटारा कर दिया जाए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, गौरतलब है कि दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में, UN ऑर्गेनाइजेशन में, अंतरराष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाया गया था, दिसंबर 2020। और इस संधि को 7 अगस्त 2019 को सिंगापुर में हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया गया और इसे 12 सितंबर 2020 को फिर लागू किया गया। आगे देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी इसकी पृष्ठभूमि। हाल के वर्षों में कारपोरेट विवादों के मामलों में मध्यस्थता को बढ़ावा देने में सिंगापुर ने अग्रणी भूमिका निभाई है और वर्ष 2017 में सिंगापुर द्वारा मध्यस्थता पर एक अधिनियम भी पारित किया गया था और साथ ही सिंगापुर द्वारा मध्यस्थता पर एक सेंटर की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर एक संस्थान की भी स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, UNCITRAL, यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ द्वारा वर्ष 1986 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर एक मॉडल कानून भी बनाया गया था और विश्व के सभी देशों से इस पर विचार करने तथा इसके आधार पर स्वयं के मध्यस्थता कानूनों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया था। और क्या पृष्ठभूमि है इसका, कि भारत में लागू मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 भी UNCITRAL के मॉडल पर, कानून पर ही आधारित है। और वर्ष 1980 में UNCITRAL द्वारा सुलह नियमों पर भी एक मॉडल जारी किया गया था और इसे भी भारत द्वारा अपनाया गया है और यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के भाग 3 के तहत शामिल भी किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता ये देखिए, कि वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में किसी भी देश या निजी कंपनी के लिए अन्य देशों में किए गए निवेश या समझौते में किसी भी विवाद का समाधान एक बड़ी चुनौती है। कि जो वैश्वीकरण का दौर हो रहा है कि कोई देश दूसरे देश में अपनी प्राइवेट कंपनियां खोल रहा है, निवेश कर रहा है, तो ऐसे मामले में अगर कोई विवाद हो तो इसका समाधान कैसे होगा, तो ये है, इसलिए आवश्यकता पड़ी। किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के अभाव में यदि मध्यस्थता का मामलों में कि किसी पक्ष द्वारा समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो अदालती अथवा सुलह की प्रक्रिया को पूरा शुरू करना पड़ सकता है अगर कोई इस समझौते का उल्लंघन करेगा तो।
और इस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो पक्षों यानी ऐसे देशों से जो इस संधि का हिस्सा है कि भी सुलह की पुष्टि होने पर उसे एक न्यायिक फैसले की तरह ही लागू किया जाएगा। और आगे क्या 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 कह रहा है कि वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था के सतत विकास हेतु देशों के बीच व्यापार तथा अन्य साझेदारियों में पारदर्शिता का होना भी बहुत ही आवश्यक है और कारपोरेट विवादों में न्यायिक अथवा पंचायत के फैसलों से दो पक्षों के बीच तनाव अथवा द्वेष बढ़ जाता है, जिसका सीधा प्रभाव भविष्य की व्यापारिक साझेदारियों या समझौतों पर पड़ता है, जबकि मध्यस्थता में दोनों पक्षों में आपसी सहमति की ऐसी स्थिति से बचा भी जा सकता है। इसके लिए पूर्व के कानून क्या थे पहले के कानून इसके लिए ये देखिए कि भारत द्वारा इससे पहले कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन ऑर्टिबल अवार्ड न्यूयॉर्क 1958 में या न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पहले इस टाइप का कानून था। और वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कि 1 अगस्त 2020 को लोकसभा से मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2019 से की भी मंजूरी ली गई थी। और क्या है पूर्व के कानून? इस विधेयक के तहत मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी एसीआई नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। अभी जो संधि हुआ है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि, इसके लाभ क्या है? पहले लाभ देखिए कि इस संधि के माध्यम से वैश्विक स्तर पर संधि हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच कारपोरेट विवादों को निपटाने हेतु मध्यस्थता हेतु एक प्रभावी ढांचा उपलब्ध होगा। ठीक है, एक प्रभावी ढांचा उपलब्ध होगा। इसके लिए क्या क्या आगे देखते हुए चलिए और क्या कह रहा है। इस संधि के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता से बचते हुए आपसी सहमति से कारपोरेट विवादों को निपटाने में सहायता मिलेगी। आपसी सहमति से और संधि के लागू होने से विदेशी निवेशकों में वैकल्पिक विवाद की समाधान की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे देश में विभिन्न देशों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वृद्धि को देखने को भी इसमें मिलेगा। ठीक है, और क्या है कि वर्तमान में जब विश्व भर में एक बार पुनः निवैश्वीकरण की भावना में वृद्धि देखने को मिलती है तो कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व व्यापार संगठन आदि की भूमिका पर भी प्रश्न उठे हैं और ऐसे समय में इस संधि के माध्यम से वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली को एक बार पुनः स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान से सतत विकास हेतु शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन का इसमें क्या प्रावधान है भी आप एक बार देख लीजिए। क्या होता है ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन का इस संधि में क्या प्रावधान है। ऑप्ट आउट क्या होता है ये देखिए। ऑप्ट आउट यानी इस संधि के तहत कोई भी देश इस संधि को लागू करने से पहले इसकी कुछ शर्तों को हटा सकता है। ऑप्ट आउट क्या ऑप्ट हमने किया, ठीक है, इसमें क्या है उसके तहत हम उसके कुछ शर्तों को हटा सकते हैं। जैसे कोई भी देश कह सकता है कि संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में निजी क्षेत्रों के मामलों को शामिल किया जाएगा जबकि सरकार से संबंधित मामलों को नहीं शामिल किया जाएगा। इन देशों से संबंधित मामला है, इसमें कुछ शर्तों के लोग हटा सकते हैं। अर्थात दो निजी कंपनियों के बीच अगर विवाद में यह समझौता लागू होगा जबकि भारत सरकार और किसी दूसरे देश की कंपनी के विवाद में नहीं। ऑप्ट इन क्या होता है? इसी प्रकार किसी दो देशों की कंपनियों के बीच समझौते के दौरान भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में मध्यस्थता के लिए इस संधि को शामिल नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें। संधि के प्रावधानों में हस्तक्षेप क्या है? इसके प्रावधानों में हस्तक्षेप क्या है ये देखिए। यदि किसी संधि में दिए गए प्रावधान किसी देश की लोक नीति के विरुद्ध हो तो देश का न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसके साथ ही ऐसे मामले जहां मध्यस्थ की भूमिका पर प्रश्न उठाया जाता है या समझौते में उसके हितों के शामिल होने के बाद सामने आती है तो इस फैसले को चुनौती भी दी जा सकती है।
कोविड-19 और क्योंकि दौर ही है कोविड-19 का और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि, इसके बारे में पढ़ लीजिए कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण इस प्रकार की संधि पर देशों में सहमति वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इसके तहत आपसी सामंजस्य सरलीकृत प्रवर्तन ढांचे के माध्यम से विवादों का समाधान संभव होगा, जिससे धन तथा समय की बचत होगी, जो वर्तमान में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई है अनिश्चितता के बीच व्यवसायों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है और ऐसे में इस संधि को अपनाने से भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे सरकार और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को लाभ होगा। ठीक है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या क्या है ये देखिए कि कंपनियों के बीच विवाद बढ़ने की स्थिति में अदालती कार्रवाई को पहले विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिसका निवेश और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। और विश्व के अलग अलग देशों के न्यायिक व्यवस्था में भारी अंतर भी है और इसके साथ ही विश्व के कई देशों में मध्यस्थता को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसे में यह संधि कुछ ही देशों के बीच पूर्ण रूप से लागू हो सकेगी। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय फैसलों या मध्यस्थता के मामलों में भारतीय न्यायालयों का हस्तक्षेप इस दिशा में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस 2020 अध्ययन के अनुसार किसी अनुबंध को लागू करने भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। विश्व में 163वां स्थान है भारत का और साथ ही भारत के स्थानीय प्राथमिक न्यायालयों में किसी कंपनी को वाणिज्यिक विवाद सुलझाने में 1445 दिन का समय लग जाता है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है, ये देखिए इसमें कि भारत सरकार द्वारा कंपनियों को कारपोरेट विवाद के मामलों में भारत के लिए मध्यस्थता के विकल्प को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और वर्तमान में इस संधि में शामिल अधिकांश देश विकासशील देशों की श्रेणी के हैं और ऐसे में अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले विकसित देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूरोपीय संघ आदि के शामिल होने से इस संधि को अधिक बल मिलेगा और इसका महत्व भी बढ़ेगा अगर विकसित देश शामिल हो गए। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी मैं लेकर के आया हूं जो आपके लिए डिबेट है। आप लोग 200 शब्दों में इस प्रश्न को का आंसर लिखेंगे। क्या है कि सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संधि से आप क्या समझते हैं? कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक व्यापार को पुनः गति प्रदान करने में इसकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। 200 शब्दों में आप लोग इसको लिखेंगे और लिख करके मुझे दिखाएंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे जरूर फॉलो कर लेंगे और यह है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर इसको करिएगा। और बाकी ये क्लास रोजाना सुबह 10:30 बजे होती है तो रोज इस पे आप लोग आइए। अगर उस लिंक पे मिल जाता है मेरा टेलीग्राम चैनल तो ठीक, या तो आप लोग अनअकैडमी में अनअकैडमी स्वदीप कुमार इस नाम से सर्च करेंगे आप लोग तो ये आप लोगों को मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहीं पे आप लोगों को सारे क्लास के लिंक और पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।